आज के मुख्य समाचार। गार्डा कुशेन कॉलेज भवन निर्माण को नौजवान सभा का पंचाल में प्रदर्शन। हिमाचल ने फिर रचा कमाल। सोलंग नाला, अटल टनल और रोहतांग दर्रा में बड़ी भीड़। सभी कॉलेज 30 नवंबर 2025 तक होंगे पूरी तरह तंबाकू मुक्त। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे जयराम ठाकुर। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोधी प्रदर्शन जारी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर। ठेकेदार कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री सुक्खू से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि यह शब्द स्वतंत्रता की इस लड़ाई का प्रतीक है जिसने देश को एकजुट किया और आजादी के प्रति जन जन में चेतना जगाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम कोई स्वर नहीं, यह देश की स्वतंत्रता का मंत्र है। देश भले आगे बढ़ रहा हो लेकिन जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया उन्हें सदैव याद रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश संस्कृति, राष्ट्र भक्ति और आत्म गौरव की दिशा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीधा विषय है कि वंदे मातरम पूरी स्वतंत्रता की उस लड़ाई का, उस आंदोलन का मूल मंत्र रहा है। और जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते उस वक्त देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, उससे ये देश की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। ये शब्द नहीं, ये स्वर नहीं, ये तो कुल मिलाकर के देश की आजादी का मंत्र है एक तरह से। और उस दृष्टि से आज भारत एक मुकाम पर पहुंचा है दुनिया के मानचित्र पर। ऐसे में हम आगे बढ़ने की बात के साथ साथ पीछे जिन चीजों का योगदान इस देश की आजादी के लिए रहा है, अपना मूल, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको याद करने का भी ये समय है। और उस दृष्टि से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, उनके इस फैसले का अभिनंदन भी करता हूं कि हम चाहे दुनिया के किसी भी मुकाम पर प्रगति करते हुए पहुंच जाएं, लेकिन उसके बावजूद अपने देश की आजादी के लिए रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। उस दृष्टि से एक ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है और मैं सभी उन वीर जवानों का, खासतौर से उस वक्त, तो आज इस कदर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, नड्डा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी जैसे संगठन और सरकार चलाने में जिन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है चट्टान की तरह। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर महकने लगी है। सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग मंडी और रोहतांग दर्रा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो रहे हैं। होटलों में ऑक्यूपेंसी 30 से 50% तक पहुंच गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों, होम स्टे संचालकों, टैक्सी चालकों और दुकानदारों को राहत मिली है। मनाली उपमंडल में पंजीकृत 1009 होटल और 302 होमस्टे से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। साहसिक खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग और वाटर स्पोर्ट्स पर्यटकों का आकर्षण बने हुए हैं। व्यास नदी में पर्यटक इन दिनों रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में ही रोहतांग दर्रा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिली है। होटल संचालक धर्मपाल शर्मा ने बताया कि सरकार की तत्परता और कुशल योजना ने मनाली के पर्यटन कारोबार को पुनः जीवित किया है। वहीं मॉल रोड के व्यवसायी मिथिलेश कुमार ने बताया कि सड़कों की बहाली और वॉल्वो बस सेवा शुरू होने से पर्यटकों का आना बढ़ा है। वहीं पर्यटन कारोबारियों को आने वाले दिनों में बेहतर कारोबार की उम्मीद है।
गाडा गुशेन डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण में देरी को लेकर एसएफआई, नौजवान सभा, किसान व बागवानों ने बंजार में अधिशासी अभियंता का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज भवन का निर्माण पिछले 10 वर्षों से अधूरा है और भ्रष्टाचार के चलते 5 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग हुआ है। वक्ताओं ने बताया कि भवन की स्थिति खराब है और विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। राज्य एसएफआई अध्यक्ष अनिल ठाकुर, नौजवान सभा राज्य सचिव महेंद्र सिंह राणा सहित कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस भवन न बनने से क्षेत्र के छात्र पलायन को मजबूर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। भारत की जनवादी नौजवान सभा, आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और एसएफआई ने और उसके साथ तमाम गाड़ा श्रेणी क्षेत्र के लोगों ने मिलकर एक्सिन यानी अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बंजार का घेराव किया। निश्चित तौर पर पिछले 1.5 महीने से लगातार छात्र, नौजवान और आम जनता कॉलेज भवन के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रही है और आज उसी संघर्ष का एक तीसरा फेज था। हालांकि आज एक्सिन साहब यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी एक्सिन साहब के साथ जो बाकी अधिकारी थे उनके साथ मिलकर, हालांकि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमने कॉलेज भवन के निर्माण को लेकर जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें पेनलाइज किया है और उसके साथ साथ जो नए टेंडर का प्रोसेस शुरू कर दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम इस कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। लेकिन हम ये चेतावनी फिर भी दिए हैं कि यदि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम यहीं पर लगभग 24 घंटे का डेरा डालो करेंगे और इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। हम इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमें ये नौबत ना आए और हमारा जो ये कॉलेज भवन का निर्माण है शीघ्र शुरू होगा। अगर उसके साथ साथ हमने प्रदेश सरकार से अभी 26 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, हमने मांग की है माननीय जो यहाँ के स्थानीय विधायक है जिनके विधानसभा के अंदर एक कॉलेज जाता है, सुरेंद्र शौरी जी, उसके साथ साथ जहां के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं, सराज विधानसभा क्षेत्र के जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है और विधायक भी है श्री जयराम ठाकुर जी, और उसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य जी जो वहां पर आए थे और पिकनिक मनाकर चले गए हैं। तीनों से हमने विनती की है कि शीघ्र आप जो है सेशन के अंदर जो 26 नवंबर से शुरू होना है उस सेशन के अंदर इस मसले को गंभीरता से उठाए, इस मसले पर गहनता से चर्चा करें। जो प्रोसेस पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया उसको स्पीड अप करने के लिए, ताकि उसको जो स्पीड अप किया जाए उसको जल्दी से जो है समाप्त किया जाए ताकि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हो। ये हमने जो है आज इस पे जो है इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से सब बातें की है। मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। आज एसएफआई और नौजवान सभा ने ये जो बंजार के अंदर है एक्सिन का घेराव किया और आज जो एक्सिन महोदय यहाँ नहीं थे तो इसलिए हम जो है उनके अन्य अधिकारियों से मिले हैं और एक पॉजिटिव आउटपुट आज बंजार एक्सिन के द्वारा दिया गया है कि जो कॉलेज भवन का निर्माण कार्य जो गाड़ाक्षणी कॉलेज का था उसका जो रीटेंडर के लिए जो प्रोसेसिंग में इन्होंने डाल दिया है। इसके साथ साथ वो जो ठेकेदार जिसने जो है पहले जो निर्माण कार्य शुरू किया था उसको भी जो है इन्होंने जो है यहाँ से चार्जशीट उन पे जो है फाइल की है कि जिस तरह से उन्होंने जो है उस पर घपला किया है और जो सरिया है, सीमेंट है, उस पर जो घपला हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आज इनकी तरफ से आया है। हमारा मानना ये है कि ये जो गांव और देहात का जो कॉलेज है, ये जो हमारा गाड़ाक्षणी का कॉलेज है, इसका निर्माण कार्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो इसको पूरा किया जाए, इसको जो रिकंस्ट्रक्ट जो है किया जाए और सारा का सारा जो जितना भी मटेरियल वहाँ बेस पड़ा है उसको वहाँ से शिफ्ट करते हुए जो नया उसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाए। इसलिए आज हमने जो रैली बंजार के अंदर की और ये जो पीडब्ल्यूडी विभाग से आज जो है हमने इस बातचीत को लेकर जो हमने बातचीत की है। तो अभी तक जो पॉजिटिव जो है इनसे जो आउटपुट मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है इसको जो है सकारात्मक पहल जो इसके ऊपर होगी और जो कॉलेज भवन है उसका निर्माण जो है अतिशीघ्र जो शुरू होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ इसमें जो है बंजार के और जो हमारा गाड़ाक्षणी एरिया के है काफ़ी सारे लोगों ने इसमें छात्रों के साथ जो है मिलकर जो है इस आंदोलन को कामयाब बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने की दिशा में राज्य ने देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा मंत्रालय की हालिया यूडाइस रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार लक्षद्वीप, असम, चंडीगढ़ और उड़ीसा के बाद हिमाचल ने इस पहल में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में 100%, असम में 98.5%, उड़ीसा में 97.5%, चंडीगढ़ में 98.3% और हिमाचल प्रदेश में 90% सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के कुल 14,725 सरकारी स्कूलों में से 13,307 स्कूलों में एमडीएम कार्यकर्ता, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर किचन गार्डन की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ बच्चे खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाते हैं और वही ताजी सब्जियां मिड डे मील में परोसी जाती है। इस पहल का उद्देश्य केवल भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बच्चों को खेती, प्रगति और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना भी है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि हिमाचल सरकार का लक्ष्य हर स्कूल को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि किचन गार्डन के माध्यम से बच्चे पर्यावरण के प्रति सजग हो रहे हैं और खुद उगाई सब्जियां खाने का गर्व महसूस कर रहे हैं। जिन स्कूलों में किचन गार्डन सक्रिय है, वहां बच्चों के पोषण स्तर, भोजन ग्रहण करने की रुचि में सुधार देखा गया है। किचन गार्डन के रखरखाव में इको क्लब, स्कूल प्रबंधन समितियां, स्थानीय पंचायतें और महिला मंडल सक्रिय भूमिका निभा रही है। इको क्लबों के बजट से पौधों की सिंचाई, खाद और सुरक्षा का खर्च वहन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पौधों की देखभाल में कोई लापरवाही ना हो। पहले जहां मिड डे मील में बाहर से खरीदी गई सब्जियां उपयोग होती थी, वहीं अब बच्चों को स्कूल परिसर में जैविक और ताजी सब्जियां परोसी जा रही है, जिससे भोजन का स्वाद और पोषण स्तर दोनों में सुधार हुआ है। इस पहल ने हिमाचल प्रदेश को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि पोषण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया है। स्कूलों के हरे भरे किचन गार्डन आज बच्चों को खेती का पाठ पढ़ाने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित कर रहे हैं। शिमला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि भाजपा 5 गुटों में बटी है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हम 5 पांडव हैं जो कौरवों पर भारी पड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार चुनावों में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जनता इस रफ्तार को रुकने नहीं देगी। हिमाचल से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने आपदाओं के दौरान प्रदेश को हर संभव मदद दी है। 93,000 मकान और हजारों करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए, लेकिन राज्य सरकार इस राशि को समय पर खर्च करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को मदद में कोई कमी नहीं रही है। स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिहार की जनता अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी, निरंतर जारी रखेगी और निरंतरता के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए की सरकार को बनाने का मन बनाया है। लंबी कतारें जो महिलाओं की पोलिंग बूथ पर देखी गई, वो फिर एक बार विश्वास दिखाता है कि महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और 5 पांडव जो एनडीए के गठबंधन के, उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होगी जो 15 साल पहले की रिकॉर्ड को भी पछाड़ देगी। आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर उस समय में सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने
पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। और भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल के लिए दिल खोल कर देंगे। जहां एक और पंजाब को 1600 करोड़ दिए तो हिमाचल को 1500 करोड़ दिए। कहीं कोई कमी केंद्र सरकार से ना आई थी ना आएगी। अगर कांग्रेस आई तो पहले इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र ने बंद किया था, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस लेके जो 90-10 का था वो खत्म किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया और उसके बाद हजारों करोड़ पे। आप मेडिकल की बात कर रहे थे जायका के प्रोजेक्ट में, इतना ही स्पष्ट कर दूं, कोई भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होता है तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं होता और उसमें क्योंकि जो लोन के रूप में पैसा आता है वो केंद्र की सरकार को वापस करना पड़ता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80% इस प्रोजेक्ट में है जायका का, वो भारत सरकार का जो मंत्रालय है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसको वापस करना है। तो उनकी मंजूरी के बिना तो पैसा हो ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी कॉलेजों को 30 नवंबर 2025 तक तंबाकू मुक्त प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहल राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का हिस्सा है, जो 8 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। और शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर कॉलेज कैंपस में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग, बिक्री और विज्ञापन पूरी तरह समाप्त हो। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को निकोटीन और तंबाकू की लत से दूर रखने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019 में तंबाकू मुक्त परिसर के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हिमाचल प्रदेश ने इन दिशा निर्देशों को 20 जुलाई 2020 को अधिसूचित कर लागू किया था, लेकिन अब सरकार ने इनके प्रभावी कदमों पर विशेष जोर देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने सभी कॉलेजों को 9 बिंदुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज परिसर के हर प्रमुख स्थान पर तंबाकू मुक्त संस्थान के बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। कॉलेज के मुख्य द्वार पर बड़ा बोर्ड होगा जिसमें निरीक्षक का संपर्क विवरण अंकित रहेगा। कैंपस में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और थूक के निशान नहीं होने चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। कक्षाओं, गलियारों और पुस्तकालयों में तंबाकू के दुष्प्रभावों पर आधारित पोस्टर व चार्ट लगाए जाएंगे। प्रत्येक तिमाही में एंटी तंबाकू कार्यक्रम जैसे शपथ ग्रहण रैली, नुक्कड़ नाटक या पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कॉलेज में कुछ शिक्षकों या कर्मचारियों को तंबाकू निरीक्षण नियुक्त किया जाएगा। कॉलेज की आचार संहिता में नो टबैको यूज पॉलिसी शामिल होगी। कॉलेज के चारों ओर 100 गज की परिधि में तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसके लिए प्रशासन, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व नगर निकाय में समन्वय रहेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कॉलेज परिसरों में स्वच्छ वातावरण बनेगा, बल्कि यह युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत पहल साबित होगी। ठेकेदार कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और संघ की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। बैठक के दौरान संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि लंबे समय से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान लंबित है, जिसके चलते ठेकेदारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी सीएमडी से जुड़े ठेकेदारों के लंबित भुगतान शीघ्र निपटाए जाएंगे। संघ ने बैठक में एम फॉर्म की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी रखी है। ठेकेदारों ने बताया कि छोटे ठेकेदारों को एम फॉर्म प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आती है, इसीलिए बिलों से संबंधित रॉयल्टी प्रक्रिया को सीधे कार्यालय स्तर पर पूरा करने का आग्रह भी किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ठेकेदारों की सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार ठेकेदारों के हितों को प्राथमिकता देगी और उनके समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। से
कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की कुछ मांगे थी, जो हमने उनको मांग पत्र यूनियन की तरफ से दिया था, जिसमें मुख्य मांगे थी कि बहुत लंबे समय से जो बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त कराया है कि जितने भी C&D के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बिलों का भुगतान जल्दी से जल्दी होगा। और दूसरा हमारी डिमांड थी एम फॉर्म की। जिस तरीके से हमारे छोटे ठेकेदार यहाँ पे काम करते हैं, उन्हें एम फॉर्मों को लेने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने मुख्यमंत्री से एक मांग की है कि जितने भी हमारे बिल आते हैं उनकी रॉयल्टी ऑफिस में ही काट दी जाए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर को परेशानी ना हो और कार्यों में भी हमारे विलंब ना हो। एम फॉर्म की ये प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करता है, छोटे काम करता है, इसमें जैसे रेता है, रोड़ी है, इसके लिए हमें एम फॉर्म क्रैशरों से लेने पड़ते हैं। पर हमारे कुछ मिनरल्स है जो हमारी साइड पे ही निकलते हैं, उसके लिए भी हमें एम फॉर्म लेने पड़ते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को रॉयल्टी तो कटाना चाहते हैं, तो हमारी रॉयल्टी है वो ऑफिस में जब हमारा बिल जाता है वहीं पे ही काट दी जाए। ना हो, हमने तो सरकार को रॉयल्टी एम फॉर्म के थ्रू भी देनी है। हम चाहते हैं कि हमारे जब बिलों का भुगतान होता है उसी टाइम हमारी रॉयल्टी काटी जाए और सरकार को वहीं से हमारा जो भी राजस्व जाता है रॉयल्टी के थ्रू वहां से चला जाए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्होंने निर्णय भी दिया और उसी वक्त अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो 10 लाख रुपए तक की पेमेंट्स हैं, जो काफ़ी समय से पेमेंट्स ठेकेदारों की नहीं हो रही थी किसी कारणवश, तो 10 लाख रुपए तक की छोटे कॉन्ट्रैक्टर की सी और डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट तुरंत निश्चित प्रभाव से जारी कर दी जाएगी। और एम फॉर्म के बारे में जो मेरे साथी ने आपसे बात कही, तो उस विषय में भी सीएम साहब ने, माननीय ENC साहब को आदेश कर दिया है कि छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का जो एम फॉर्म से संबंधित चीजें हैं उसका निपटारा ऑफिस में ही कर दिया जाए, क्योंकि एम फॉर्म लेना, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लेना क्रशर से बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो हम मतलब धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी मांगों को सुना और हमारी मांगों का निपटारा मौके पर किया। हम मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, एम फॉर्म की बात ये होती है कि एम फॉर्म का मतलब होता है सरकार को माइनिंग से कुछ हिस्सा जाता है। जैसे हम सैंड लेते हैं, ग्रिट लेते हैं क्रशर से, तो उसका हिस्सा जाता है, एक माइनिंग के थ्रू हिस्सा जाता है और एक PWD के थ्रू भी डायरेक्ट हिस्सा चला जाता है। तो ये इशू मतलब सारे कॉन्ट्रैक्टरों का है, ABCD कॉन्ट्रैक्ट मतलब A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास सबका है। लेकिन छोटे, मैंने आपको इससे पहले जो कहा कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर को एक एम फॉर्म लेना क्रशर से बहुत मुश्किल होता है, तो अगर उनकी रॉयल्टी वहीं पे ही मौके पर ही ऑफिस में काट दी जाए तो छोटे ठेकेदार को मतलब एम फॉर्म के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से उसके बिल पास हो जाएंगे और उसको पैसे मिल जाएंगे। वोट चोरी और फर्जी वोटिंग के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव आर्यन चौहान के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आर्यन चौहान ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा किया। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बताया कि हरियाणा में लगभग 25 लाख फर्जी या डुप्लीकेट वोट दर्ज किए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 12.5% हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि वोटर लिस्ट में दर्ज एक लड़की की तस्वीर वास्तव में ब्राजील की मॉडल लोरिसा की थी, जिससे साबित होता है कि फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर किया गया है। बंद करो, इलेक्शन कमीशन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इलेक्शन कमीशन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मोदी शाह के दलालों को जूते मारो सालों को, इलेक्शन कमीशन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, आप बीते कल 2 दिन पहले हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी हमारे देश की जनता को बताया कि किस तरह से दूसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और किस तरह से इसको H फाइल्स नाम दिया गया, क्योंकि जो बड़े खुलासे इसमें हुए हैं वो हम सबके सामने हैं, जो कि खास तौर के हरियाणा के जो चुनाव थे, जो कि हम सब जानते हैं कि जो कि जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार उसमें बनी और बन भी रही थी, और उसके बावजूद भी
बीजेपी की सरकार वहाँ बनी, तो वो क्यों बनी, उसके पीछे क्या तथ्य थे, वो राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परसों रखे। उसमें आप एक बहुत सी तौर से एक एग्जाम्पल आपने देखा कि उन्होंने एक लड़की की फोटो उसमें दिखाई जो कि जवान लड़की थी, और पूछा सबसे कि क्या लगता है लोगों को कि कहाँ से है वो। सबने अपने अपने गेस किए, बट किसी का गेस सही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो एक ब्राज़ील से एक मॉडल की पिक्चर थी जिनका नाम लारिसा है, और उनकी फ़ोटो उन्होंने लगाए रखी थी, और 22 जगह पे उनकी फ़ोटो लगी थी 2 बूथों में। तो ये आप देखेंगे कि डुप्लीकेट वोट्स की उनने खुलासा किया, और एक बुजुर्ग महिला की 223 बार फ़ोटो 10 बूथ्स में उनकी वोटर लिस्ट में उपस्थित थी। और ये जो वोटर लिस्ट जो लोग कह रहे हैं कि फेक, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाली गई वोटर लिस्ट थी जो कि हरियाणा के चुनाव में रिलीज़ हुई, और जिसके माध्यम पे ये चुनाव हुआ। और इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से डुप्लीकेट तकरीबन 25 लाख जो कि डुप्लीकेट फेक वोट्स हरियाणा में बने हैं। टोटल 2 करोड़ मतदाता वहाँ पे हैं, उसमें से 25 लाख फेक वोट्स बने, जो कि तकरीबन 12.5% वोटिंग परसेंटेज बनता है फेक वोट्स का। और इसके बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ मात्र 22,700 वोटों से हारी है। तो कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनका काम निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन को यहाँ पे कन्वे करना है, पूरे देश में कंडक्ट करना होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम नहीं निभाया है। और हम पूरे युवा इस देश के, वी एज इंडिविजुअल वी आर गटेड एंड एब्सोल्युटली एंग्री कि जो हमारा जो राइट टू वोट है वो हमारे से इस बुरी तरह से छीना जा रहा है। और आप सब जानते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये साफ पता चलता है कि ये मिली भगत है, क्योंकि जहाँ जीता है इलेक्शन, अगर कोई सरकार हार जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि जैसी हमारी ईमानदारी से जो जनता वोट डालती है इलेक्शन के टाइम में, और कोई अपने हिसाब से कोई और आके वोट से सरकार बन जाती है, बड़ी दुखद की बात है। तो आज हमारा जो युवा है इस देश का और इस प्रदेश का, हम सड़कों पे उतरे हैं और मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि है प्रूफ के साथ आज बाहर आए और पूरे देश को बताएं कि ये क्यों, ये जो आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो आपने वोट चोरी की है, ये क्यों की है और ये कितनी गलत बात है। तो हम ये इसकी एकदम निष्पक्ष जांच करते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन इसको दे।